हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। कल हम एमपीपीएससी प्री यूनिट 1 में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत कला प्रारूप को कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय साहित्य। अब भारतीय साहित्य बहुत बड़ा है, तो इसमें मैंने केवल वो पॉइंट्स लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है रामायण। रामायण के जो लेखक है वो है ऋषि वाल्मीकि। ये जो रामायण है उसमें 24,000 पद है और इसलिए इसे चतुर्विशति सहस्त्री भी कहा गया है। अब ये जो पूरी रामायण है, इस रामायण को 7 अध्याय में विभाजित किया है और हर अध्याय को कांड कहा जाता है, जैसे कि बाल्यकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। ये जो रामायण है इसका तमिल में अनुवाद किया था कंबन ने, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? कंबन ने किया था। वहीं पर इसका बांग्ला में अनुवाद कृतिवास ने किया है। इसके बाद है महाभारत। महाभारत के लेखक है महर्षि वेदव्यास। जब महाभारत में 8,800 श्लोक थे तब इसे जय कहा जाता था। जब इसमें 24,000 श्लोक हुए या छंद हुए तब इसे भारत कहा गया, और जब इसमें 1,00,000 छंद हुए तब इसे महाभारत कहा गया। ये जो पूरी महाभारत है, जैसे कि रामायण है तो वो कांड में विभाजित है 7 अध्यायों के रूप में, वैसे ये जो पूरी महाभारत है वो 18 पर्व में विभाजित है। अब महाभारत का जो तमिल अनुवाद है वो पेरुन देवनार ने किया है, और अगर फारसी अनुवाद पूछे तो बदायूनी ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी। और रामायण का जो तमिल अनुवाद है वो कंबन। ये दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पुराण की बात करते हैं। तो जो पुराण है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका विषय क्या है। तो ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में जितनी भी कथात्मक कहानियां हैं वो सब पुराण में दी गई है। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो 18 प्रमुख पुराण है। ये जो प्रमुख पुराण है इन्हें महापुराण कहा जाता है। इन पुराणों में अगर हम उदाहरण देखें तो भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ये सब आते हैं। इसके संकलन करता है लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा। संकलन कर्ता का मतलब लेखक नहीं होता है। संकलन कर्ता का मतलब होता है कि जिन्होंने जो अलग अलग पार्ट में जो पुराण थे उसको एक जगह लाकर जो है वो कंपाइल किया है, वो होता है संकलन कर्ता। तो ये पुराण के लेखक नहीं है। लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा जो है वो संकलन करता है। इसके बाद आते हैं उपपुराण। तो उपपुराणों की संख्या कितनी है? 19 है। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। इसके बाद हमको ये देखना है कि किस पुराण में क्या बात कही गई है या किस वंश की जानकारी मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम देखें मत्स्य पुराण की, तो मत्स्य पुराण में हमको सातवाहन और शुंग वंश की जानकारी मिलती है। सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। इसके बाद विष्णु पुराण, जिसमें हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण है जिसमें हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। स्कंद पुराण है जो सबसे बड़ा पुराण है। तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। सबसे बड़ा पुराण जो है वो स्कंद पुराण है। भविष्य पुराण जो है वो सबसे छोटा पुराण है। तो सबसे छोटा पुराण कौन सा है? भविष्य पुराण। और सबसे नवीन वाला पुराण जो है वो गरुड़ पुराण है। इसके बाद भारतीय संस्कृत साहित्य। अब हम साहित्य को स्टार्ट कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृत साहित्य में अगर हम देखें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत साहित्य है। संस्कृत नाटक की बात करें तो भरत का नाट्य शास्त्र। ये हमने कल भी देखा था कि सबसे पहले अगर हम देखें तो संगीत की जो है और नृत्य की जानकारी नाट्य शास्त्र में मिलती है। तो ये क्या है? संस्कृत नाटक की। तो भरत का नाट्य शास्त्र। इसके बाद कालिदास। कालिदास की तीनों नाटक बहुत महत्वपूर्ण है और इनके विषय भी, जैसे कि मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है इसमें मालविका और अग्निमित्र, ये अग्निमित्र शुंग है, शुंग वंश के राजा थे अग्निमित्र, इनकी प्रेम कथा है। इसके बाद है विक्रम मौर्य वंशी, जिसमें विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा को बताया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम में भी प्रेम कहानी को बताया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था 1789 में। इसके बाद आते हैं शूद्रक। शूद्रक जिन्होंने मृच्छकटिकम की रचना करी है। अब ये जो मृच्छकटिकम है इसमें हमको जानकारी मिलती है गुप्त काल की, ठीक है ना, इसे गुप्त काल का दुखांत नाटक भी कहते हैं। इसमें हमको जानकारी मिलती है कि एक वैश्या के साथ चारुदत्त की प्रेम कथा जो है उसकी जानकारी हमको मृच्छकटिकम में मिलती है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। इसके बाद है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना करी है। अब मुद्रा राक्षस का विषय क्या है? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके राज्यरोहण का वर्णन मिलता है। विशाखदत्त ने एक और कृति की रचना करी है जो है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में हमको चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी जो है उनकी प्रेम कथा मिलती है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि कोई अगर रचना है तो उसके रचनाकार पूछ सकते हैं, या तो उस रचना में
कोई विषय है जिसके बारे में वो रचना लिखी गई, जैसे देवी चंद्रगुप्तम है तो उसमें हमको चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी की प्रेम कथा, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद है भवभूति, जिन्होंने उत्तर रामचरितम की रचना की है। इसके बाद भास, तो भास ने जो है वो 3 रचनाएं करी है, स्वप्न वासव दत्ता, उरुभंद और पंचरात्र। तो भास की इंपॉर्टेंट रचना तो एक है, वो है स्वप्न वासव दत्ता, ये तो हमें याद ही रखनी है। इसके अलावा 2 अन्य हैं, जैसे उरुभंद भी है और पंचरात्र भी है। ऐसे ही हर्षवर्धन, अब हर्षवर्धन की तीनों रचनाएं याद होनी चाहिए, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इसके बाद हम देखते हैं संस्कृत काव्य। संस्कृत काव्य में जो है वो कालिदास ने जो है वो महाकाव्यों की भी रचना करी है और खंड काव्यों की भी रचना करी है। क्वेश्चन आता है कि ऋतुसंहार क्या है, महाकाव्य है या खंड काव्य है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये खंड काव्य है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाकाव्य में रघुवंशम में आता है और कुमार संभव है, और खंड काव्य में ऋतुसंहार है और मेघदूत है। इसके बाद हम देखें तो जयदेव, तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद, भारवी जिनकी रचना है कीर्ता अर्जुनियम, इसके बाद माघ जिनकी रचना है शिशुपाल वध, महेंद्र वर्मन प्रथम जिनकी रचना है मत्त विलास प्रहसन, दंडिन जिनकी रचना है दश कुमार चरितम। इन संस्कृत काव्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम कुछ देखें तो कुछ अन्य संस्कृत ग्रंथ भी है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी को याद है। इसके बाद अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना करी है। इसके बाद चरक जिन्होंने चरक संहिता की रचना करी है, और सुश्रुत संहिता की रचना करी है। ये जो सुश्रुत संहिता है उसमें हमको शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इसके बाद माधव जिन्होंने माधव निदान और रोग विनिश्चय की रचना करी है। अगर हम देखें वराहमिहिर, तो वराहमिहिर की दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता। इसके बाद है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम। भास्कर, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, तो सिद्धांत शिरोमणि एक महत्वपूर्ण बुक है जिसकी रचना किसने करी है, भास्कर ने करी है। पिंगल ने एक गणित पर बुक लिखी थी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खंडका की रचना करी है। ऐसी है बाघ भट्ट, ये बाण भट्ट नहीं है, बाघ भट्ट है, और इन्होंने अष्टांग संग्रह की रचना करी है। इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध साहित्य। अब हमें पता है कि बौद्ध साहित्य की जो भाषा थी वो पाली थी। वहीं पर अगर हम जैन साहित्य की बात करेंगे तो उनकी भाषा प्राकृत थी। तो बौद्ध साहित्य जितना भी मिलेगा वो हमको पाली भाषा में मिलेगा। अगर हम देखें तो उसके 3 पिटक बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये तीनों पिटक के संकलनकर्ता पूछे जाते हैं, और इन पिटक के विषय क्या थे, किस बारे में लिखे गए थे, वो पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक के संकलन करता है उपाली, और विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के नियम है। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसके संकलन करता है आनंद, और इसमें नैतिकता और धर्म से संबंधित बुद्ध के संवाद दिए हुए हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसके संकलन करता है मोगली पुत्तीस, और इसमें जो है वो दर्शन का, बौद्ध दर्शन का पूरा वर्णन मिलता है। ये तीनों ही पिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए इनके संकलनकर्ता और इनके विषय। इसके बाद है अश्वघोष, जिनकी रचना है बुद्ध चरित्र, जो हम सभी को याद रहती है। 2 रचनाएं और है जो कि महत्वपूर्ण है, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये भी अश्वघोष की ही रचना है। इसके बाद नागसेन ने मिलिंद पन्नहु की रचना करी थी। इसके बाद जो है वो महावस्तु, महावस्तु जिसमें जातक कथाएं लिखी गई हैं। इसमें से ललित विस्तार सूत्र जो कि महायान ग्रंथ है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई ललित विस्तार सूत्र किस धर्म से संबंधित है, बुद्धिज्म जैनिज्म, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ललित विस्तार सूत्र जो है वो महायान ग्रंथ है और बुद्धिज्म से संबंधित है। उदान जो है वो थेरावाद बौद्ध ग्रंथ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन ने माध्यमिका सूत्र की रचना करी है। उपत्तिस, उपत्तिस ने जो है वो बोधि वंश की रचना करी है। अब 2 इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है वो है दीपवंश और महावंश, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दीपवंश और महावंश किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखते हैं दीपवंश, जिसकी रचना 3री-4री शताब्दी में हुई है। इस दीपवंश में हमको श्रीलंका में बुद्ध की यात्रा की जानकारी मिलती है, साथ ही अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था जिसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। दूसरा है महावंश, जिसकी रचना 3री से 4री शताब्दी में हुई थी। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम जैन साहित्य पे। तो मैंने अभी बताया कि बुद्धिज्म की भाषा जो होगी वो पाली होगी, और जैन साहित्य की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। अब जैन साहित्य में हमको जो है वो 12 आगम, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन सूत्र और 6 छेदी सूत्र जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। ये जैन साहित्य पूरा इनमें विभाजित किया गया है। अगर हम देखें तो मेरुतुंग, अभी पूरा जैन साहित्य चलेगा। मेरुतुंग है जिन्होंने थेरावली की रचना करी है। हेमचंद्र सूरी है जिन्होंने सिद्धेम शब्दानुशासन की रचना करी है। राजा हाल, ये इंपॉर्टेंट रचना है, इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना करी है। आचारांग सूत्र, इससे भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि आचारांग सूत्र बुद्धिज्म से रिलेटेड ग्रंथ है या जैन, तो आचारांग सूत्र जैन साहित्य है और ये सबसे प्राचीन आगम है। इसके बाद भद्रबाहु,
जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना करी है। आचार्य कुंड कुंड, जिन्होंने समय सार और नियम सार की रचना करी है। तिरुक्त तेवर, जिन्होंने जीवक चिंतामणि की रचना करी है। उमा स्वाति, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना करी है। और जिनसेन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी दोनों रचनाएं महापुराण और हरिवंश पुराण, ये इसकी रचना जिनसेन ने करी है। अब भगवती सूत्र से क्वेश्चन आ चुका है। भगवती सूत्र जो है वो कौन सा ग्रंथ है, तो जैनिज्म से रिलेटेड ग्रंथ है और इसमें जानकारी मिलती है हमको 16 महाजनपदों की। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो हमको सिख साहित्य है, और सिख साहित्य जो है वो इतना ज्यादा नहीं मिलता। सबसे पहले भाई गुरुदास हैं, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करी है। वहीं पर गुरु गोविंद सिंह हैं, जिन्होंने ये जो गुरु गोविंद सिंह हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी है। इसके बाद हम देखते हैं तमिल साहित्य। तमिल साहित्य जो है उसमें जो संगम काल है उसी में सारी रचनाएं हुई हैं। अगर हम देखें तो ये संगम काल का समय पूछ लिया जाता है। 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक तमिल साहित्य की रचनाएं हुई हैं इन संगम काल में। अगर हम देखें तो संगम सभाएं, अब ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है कि संगम सभा किस के शासनकाल में हुई थी, स्थान क्या है, और उसकी अध्यक्षता किसने करी है, और उसमें अगर कोई विशेष बात है या किसी चीज की रचना हुई है कोई ग्रंथ की, तो वो। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे, पहली संगम सभा जो हुई थी वो पांडे के शासनकाल में हुई थी। स्थान है मदुरै। इसकी अध्यक्षता करी थी ऋषि अगस्त्य ने। पर इसमें कोई भी पुस्तक जो लिखी गई थी वो अभी तक बची नहीं। दूसरी रचना भी पांडे के समय हुई थी, संगम सभा, और ये इसका स्थान है कपाटपुरम। इसके अध्यक्ष है अगस्त्य और तोलकाप्पियर। और ये जो रचना है इसमें हुई थी तोलकाप्पियम। तो तोलकाप्पियम जो है वो महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ है, जिसकी रचना दूसरी संगम सभा में हुई थी। तीसरी संगम सभा जो है वो मदुरै में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। और इसमें संगम साहित्य का अधिकांश भाग जो है वो तीसरी संगम सभा में ही लिखा गया है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है एट्टू टोकोई। एट्टू टोकोई जो है इसमें 30,000 पंक्तियों वाली कविता के 8 संग्रह मिलते हैं। इसके दो भाग हैं, पट्टी नैनिकल कनक्कू, जिसके अंतर्गत 18 निम्न संग्रह हैं, और पट्टपाटू, जिसके अंतर्गत हमको 10 गीत मिलते हैं। दूसरी रचना जो है अगर हम देखें तो तिरुवल्लुवर है, जिन्होंने कुरल है, जिन्होंने तिरुवल्लुवर की रचना करी। इसके बाद 6वीं शताब्दी में दो और ग्रंथ देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है और इनके रचनाकार ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे शिलप्पादिगरम, इनकी रचना किसने करी है, इलांगो अदिगल ने करी है। शिलप्पादिगरम का विषय क्या है, तो इसमें कोवलन और कनंगी की प्रेम कथा के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं पर दूसरी रचना है मणिमेखलई। मणिमेखलई जो है इसके रचनाकार है शीतले सतनार। और इसमें कोवलन और माधवी की जो बेटी है मणिमेखलई, उनकी कथा की जानकारी मिलती है। तो तमिल साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी ये दोनों सिलप्पादिकरम और मणिमेखलई। इसके बाद तोलकाप्पियर ने तोलकाप्पियम की रचना करी है। वो तोलकाप्पियम को तमिल व्याकरण की पहली बुक माना जाता है। इसके बाद आता है तेलुगु साहित्य। तेलुगु साहित्य के पहले कवि जो है वो मानन्य को माना गया है। ये पूरा तेलुगु साहित्य जो है इसका सबसे ज्यादा विकास जो हुआ है वो विजयनगर काल में हुआ है। और विजयनगर काल में भी जो शासक थे कृष्णदेव राय, उनके टाइम पे बहुत ज्यादा विकास हुआ। अब कृष्णदेव राय की रचनाएं पूछ ली जाती है, जैसे जामवती कल्याणम, अमुक्त माल्यद और सत्यवाद परिणय। इनके काल में 8 साहित्यिक हस्तियां भी थी कृष्णदेव राय के टाइम पे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इसके अलावा अल्लानी पैदानी, जिन्होंने मनु चरित्र की रचना करी है, और एक महत्वपूर्ण तेनाली रामकृष्ण, जिनकी रचना क्या है, पांडुरंग महामात्य। इसके बाद हम देखते हैं कन्नड़ साहित्य। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि कन्नड़ साहित्य की त्रिरत्न कौन है, तो पंपा, पौन्न और रन्न, ये तीनों कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न हैं। पंपा ने जो है वो आदि पुराण और विक्रमार्जुन की रचना करी है। पौन्न ने शांति पुराण की रचना करी है, और रन्न ने अजीत नाथ पुराण की रचना करी है। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना करी है। इसके बाद फारसी साहित्य की अगर हम बात करें तो फारसी साहित्य में जियाउद्दीन बर्नी है, जिन्होंने तारीख फिरोजशाही की रचना करी है। बाबर, जिन्होंने तुजुक ए बाबरी की रचना करी है। गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना करी है। गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी, उन्होंने हुमायूं नामा की रचना करी है। अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी की रचना करी है। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना करी है। अब्दुल हमीद लाहौरी, जिन्होंने पादशाह नामा की रचना करी है। इसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी, जिन्होंने पादशाह नामा की रचना करी है। मिनाए सिराज ने तबकात नासिरी की रचना करी है। और हसन, जिन्होंने ताज उल मासिर की रचना करी है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो चंद बरदाई हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी है। इसके पश्चात
इसके पश्चात है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो चंद बरदाई है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी, तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है, सूरदास है जिन्होंने सुर सागर की रचना करी है, बिहारी जी जिन्होंने सतसई की रचना करी है, नरपति नाल जिन्होंने बीसल देव रासो की रचना करी है, और स्वामी दयानंद जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी है। इसके बाद आते हैं पारसी साहित्य। पारसी साहित्य बहुत बड़ा नहीं है, तो एक है जैन दवेस्ता, ये पारसियों का प्राचीनतम ग्रंथ है, और डेन कार्ड है जो कि पारसी धर्म का विश्वकोश। इसके बाद संस्कृत साहित्य, जो कुछ बचा हुआ था, जो पहले हम संस्कृत साहित्य पढ़ चुके हैं, उसके कुछ फैक्ट्स और हैं। जैसे जयदेव है, उन्होंने गीत गोविंद की रचना करी है, कलहण जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना करी है, विज्ञानेश्वर जिन्होंने मिताक्षरा की रचना करी है, जिमुत वाहन जिन्होंने दायभाग की रचना करी है, सारंगधर जिन्होंने हम्मीर काव्य की रचना करी है, और वामन भट्ट जिन्होंने पार्वती परिणय की रचना करी है। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने अंधेर नगरी और भारत दूरदर्शा की रचना करी है, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी है, प्रेमचंद जिन्होंने गोदान और कर्मभूमि की रचना करी है, हरिवंश राय बच्चन जिन्होंने मधुशाला की रचना करी है, महादेवी वर्मा जिन्होंने निहार और मेरा परिवार की रचना की है, जय प्रसाद शंकर इन्होंने कामायनी की रचना करी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने गीतिका और अनामिका की रचना करी है, और राजा राममोहन रॉय जिन्होंने तुहफात उल मुवाहिदीन की रचना करी है। ये सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद वाला अलग है और स्वामी विवेकानंद वाला अलग है। इस प्रकार आज हमारे भारतीय सांस्कृतिक विरासत जो है उसका अधिकतर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।